बच्चों आज का लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। किसकी बात करने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा हमें पता है कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बेटा हमें पता है, मान लो ये पॉजिटिव इनमें आपस में क्या है, दुश्मनी, ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो हम कह सकते हैं सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम नेचर के चार्ज में दुश्मनी होती है, वो एक दूसरे के आसपास आना पसंद नहीं करते, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंपल सी बात करी है मैंने। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इनमें क्या है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या सीख ली? अरे सबसे पहली प्रॉपर्टी सीख ली हमने कि सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर and opposite nature of charge attract each other। प्यारे बच्चों देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये एक चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे क्योंकि ये सेम नेचर के हैं। तो बेटा सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे क्योंकि ये अपोजिट नेचर के हैं। तो चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है सारे बच्चों को समझ में आती है कि सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नोट करो आराम से। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे हम। नोट कर लिया होगा बेटा, सारे बच्चे साथ ही साथ छापते चले। आपको पता ही है कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है, समझिफिकेशन नॉट रट्टाफिकेशन। साथ ही साथ सारी बातों को नोट करते चले, आप पढ़ाई करते चले, प्रॉपर नोट्स बनाएं। जो आलसी टाइप के बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा एनसीईआरटी कहती है कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी है ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है जी? ये एक्सपेरिमेंटल ट्रू प्रॉपर्टी है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, या भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें क्या बताते हैं कि आत्मा अमर है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। उसी प्रकार बेटा जो चार्ज है वो हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब पूरे यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। चार्ज को ना हम क्रिएट कर पाएंगे ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम क्या कह सकते हैं? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। प्यारे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसी प्रॉपर्टी? एक्सपेरिमेंटल ट्रू। क्या बताता है हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कि चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। टोटल पूरे यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा तरीका क्या है? एक लाइन में मैं कह सकता हूं कि द टोटल चार्ज ऑफ एन isolated
सिस्टम इज कांस्टेंट। बेटा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो एक लाइन में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आइसोलेटेड क्या है? बेटा आइसोलेटेड का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसको अपने पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं है। अ सिस्टम या द सिस्टम दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग। बेटा आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? द सिस्टम दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग। तो इसको बेटा ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको अपने सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। या दूसरी लैंग्वेज में अगर हम आइसोलेटेड को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसकी टोटल एनर्जी एंड मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बेटा एक ऐसा सिस्टम जिसकी टोटल एनर्जी और मास कांस्टेंट रहता है उसको भी आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। तो मैंने बता दिया, अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को तो आप क्या बताओगे कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, सारे बच्चे छाप लें इसको, हिसाब से छाप लिया होगा सारे बच्चों ने। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। बेटा पहला न्यूमेरिकल है हमारा छोटा सा। हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड चेंबर है, इसमें जो चार्ज रखे हुए हैं एक प्लस के 2 कूलाम, एक प्लस के 1 कूलाम और दूसरा बेटा तीसरा माइनस के 1 कूलाम। इस पूरे चेंबर को बेटा इसके संग मैंने कुछ करा। अरे क्या किया, इसके संग मैंने कुछ किया, मतलब हिला दिया यार, सिंपल। अब जैसे ही इसके संग में हमने कुछ किया तो क्या हुआ, इस पे चार्ज आ गया मान लो प्लस के 3 कूलाम, इस पे आ गया बेटा मान लो माइनस के 2 कूलाम। ये x है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे हमें तो पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार टोटल चार्ज तो क्या रहना है? कंजर्व रहना है, कांस्टेंट रहना है। शुरुआत में जितना चार्ज है उतना ही बाद में रहना है। अरे शुरुआत में कितना है? अरे शुरुआत में 2 कूलाम, अरे बाद में भी कितना रहेगा? 2 कूलाम। तो बेटा हम कह सकते हैं 3 माइनस के 2 प्लस के x बराबर 2। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया? 2 बराबर 3 माइनस के 2 माइनस के 1 प्लस के x। तो x बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3 कूलाम। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 3 कूलाम आ गई। तो इस टाइप के छोटे छोटे से न्यूमेरिकल एक नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, इन्हें कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम। सारे बच्चों को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर हुआ। इसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो तीसरी प्रॉपर्टी है मेरे हिसाब से, नंबर तो आप डाल ही लोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा इस क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होती है उसे हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइजेशन का अंग्रेजी में मतलब क्या है? अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अरे जो चीज़ एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्वांटाइज्ड बोलेंगे। मान लो बेटा मैं मार्कर लेने के लिए मार्केट में गया, मैंने कहा भैया 1 मार्कर दे दो, दे देगा वो। 3 मार्कर दे दो, दे देगा। मैंने कहा उससे भैया मुझे तो 2.5 मार्कर चाहिए। अरे क्या कहेगा? अरे सर पगला गए हो क्या, 2.5 मार्कर कहाँ अवेलेबल होता है? कहने का मतलब ये है कि जो मार्कर है जो क्वांटाइज्ड है ये एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को स्टडी करना है। तो इसको पढ़ने से पहले बेटा हमें जानकारी होनी चाहिए फंडामेंटल चार्ज के बारे में। किसके बारे में? फंडामेंटल चार्ज के बारे में। अब फंडामेंटल चार्ज क्या होता है बेटा? फंडामेंटल चार्ज का मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके नेचर में।
और स्टाइल मानने के लिए मैं कह सकता हूं कि क्वार्क्स सबसे छोटा है। नहीं बेटा, क्वार्क्स छोटा तो है लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है। अरे फंडामेंटल का तो मतलब होता है जो स्मॉलेस्ट भी हो, साथ में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सके। मैं मानता हूं क्वार्क्स बेटा इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है, लेकिन वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जहां Q बेटा जहां E/3 होगा तो वहां प्लस की E/3 होगा तो माइनस की E/3 भी एग्जिस्ट करेगा, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज मानते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फंडामेंटल मानते हैं। फंडामेंटल का मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके और सबसे छोटा हो, तो इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल मानते हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें बात करनी है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बता ही दिया कि जो चीज़ एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होती है उसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। मान लो मुझे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर करना है, मुझे यहाँ इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर करना है, तो चार्ज का ट्रांसफर मैं ई की फॉर्म में करूंगा। ई की फॉर्म में करूंगा मतलब इस बॉडी से इस बॉडी में मैं एक ई भेज सकता हूँ, एक ई का ट्रांसफर कर सकता हूँ, 2e का कर सकता हूँ, 3e का कर सकता हूँ और ne का कर सकता हूँ। माइनस के e का कर सकता हूँ, माइनस के 2e का कर सकता हूँ, माइनस के 3 का कर सकता हूँ, माइनस के ne का कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन कभी भी मैं चार्ज का ट्रांसफर e/3, 2e/3, माइनस के e/3 इस टाइप के चार्ज का ट्रांसफर नहीं कर सकता। इस टाइप के चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो तो पहले से ही फंडामेंटल है, वो तो इतना स्मॉलेस्ट है कि उसको तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ भी देंगे तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। बच्चों इतनी बात समझ में आती है आपको। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसे हमने यहाँ क्या फॉर्मूला सीख लिया, Q = प्लस माइनस के ne। क्या सीखा हमने कि Q = प्लस माइनस के ne। Q क्या है, अरे जो चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर रहा है। बेटा Q का मतलब चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी। n क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर या इंटीजर। बेटा यहाँ कह सकते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1, प्लस माइनस के 1, प्लस माइनस के 2, बेटा n तक कुछ भी हो सकती है। E क्या है, E हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन सारी बातों को आप नोट करें बेटा, उसके बाद हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। सारी बातों को छापें आप, आलसी टाइप के बच्चे स्क्रीनशॉट लें और नहीं प्रॉपर नोट्स बनाएं, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। अब हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन को भी सीखना है। तो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। बेटा किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम क्या कहेंगे, बेटा हम कहेंगे चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। अरे किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ बेटा मैं दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर करना है तो वो हमेशा E की फॉर्म में होगा। द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। या किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो भी E की फॉर्म में होगा, और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर करना है वो भी E की फॉर्म में होगा। इतनी बात समझ में आती है। सारे बच्चों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर हुआ। इसके बाद इस पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। बेटा सारे बच्चे छाप लें इसको। बच्चों को बड़ी समस्या होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब क्या सीखेंगे, इस पे हम किस टाइप के न्यूमेरिकल कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, उसको सीखते हैं बेटा। तो हमारा न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल क्या है हमारा, which of the
फॉलोइंग चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी, कि कौन कौन सा चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है बेटा। पहला है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 20 कूलम। दूसरा है बेटा हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलम। तीसरा है प्यारे बच्चों हमारा 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 21 कूलम। और फोर्थ है प्यारे बच्चों हमारा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्वेश्चन समझ में आया कि कौन कौन से चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। पॉज करके आप क्या करो, न्यूमेरिकल को ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि देख के छाप लिया, आपको वीडियो को रोक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब देखते हैं बेटा, अब हो गया, आंसर आया किसी का, कमेंट में बताएं मुझे। देखो कैसे करेंगे, किसी बॉडी पे कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई की फॉर्म में, मतलब एन की वैल्यू निकाल लो। हमने सीखा क्यू बराबर एन ई, एन की वैल्यू निकाल लो। अगर एन इंटीजर आता है तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अगर एन इंटीजर नहीं आता है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए बेटा एन बराबर क्यू बराबर एन ई, बेटा क्यू बराबर हमने क्या सीखा एन ई, तो एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई, तो एन बराबर क्यू अपॉन ई। तो पहले क्वेश्चन के लिए क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 20 कूलम। ई कितना है पता है हमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। जी आपस में मर गया, सी से सी मर गया, माइनस के 19 को ऊपर ले जाऊंगा प्लस के 19 हो जाएगा, जो हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 1 मतलब 1/10। ये इंटीजर नहीं है तो ये वाला चार्ज हमारा बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा वाला बेटा क्वेश्चन एन निकाल लो, इसमें भी सिंपल क्यू अपॉन ई। क्यू कितना है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये आपस में मर गया, ऊपर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 10 इंटीजर है तो ये सेकंड वाला चार्ज बेटा बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एन यहाँ भी निकाल लो 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 21, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये 4 बार कैंसिल हो गया, ये बेटा 4 इंटू माइनस के 19 ऊपर ले जाऊंगा प्लस के 19, तो ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर माइनस के 2। ये भी इंटीजर नहीं है तो ये वाला चार्ज भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। ओनली सेकंड वाला कर रहा है अभी तक, फोर्थ वाला और देख लेते हैं बेटा। यहाँ भी एन निकाल लो आप, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ n की वैल्यू 2 आ गई, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो चार्ज है हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ आर करेक्ट। देखें इसमें, जहाँ समस्या आए मुझसे डिस्कस करें। छाप लिया होगा आपने। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अब अगली प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा, चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बेटा जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब है कि जो चार्ज होता है वो कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। तो बेटा नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, अरे फोर्थ प्रॉपर्टी हम आपको बता सकते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। अरे इनवेरिएंट का मतलब दैट इज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। बेटा जो चार्ज है हमारा इनवेरिएंट है, ये कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे चार्ज हमारा लाइट की स्पीड से चले या बेटा रेस्ट पे रहे, चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज इनवेरिएंट होता है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। बेटा चार्ज हमारा ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज इज चार्ज क्या हो सकता है बेटा हमारा ट्रांसफर हो सकता है। अगर हम किसी एक चार्ज्ड बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी या दूसरी बॉडी के संग कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है बेटा। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है।
प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, जो चार्ज है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज हमारा बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। तो क्या लिखूंगा मैं, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं है, मास हमारा बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन चार्ज कभी भी हमारा बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सारे बच्चों को ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मैंने आपको सिखाया ये समझ में आया। अब आगे चलेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। क्या देखेंगे हम कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं बेटा, दो डिफरेंस देख ले रहे हैं हम चार्ज और मास में। तो प्यारे बच्चों क्या सीख रहे हैं हम, चार्ज और मास में डिफरेंस। मेरे प्यारे बच्चों को पता है चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास तो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या सीख लिया हमने कि चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा क्या रहेगा, मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बेटा, चार्ज इनवेरिएंट होता है। बेटा चार्ज इनवेरिएंट है, इट इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन बेटा जो मास होता है ये स्पीड पे डिपेंड करता है। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। एक बच्चा, हमारा बच्चा गोलू, अब गोलू क्या कह रहा है कि सर मैं तो डेली साइकिल चला के आता हूँ तेज तेज स्पीड से, लेकिन मेरा मास तो कभी बढ़ा ही नहीं। आप तो कह रहे हो कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है। हाँ बेटा मास स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन स्पीड पे जब डिपेंड करेगा जब बॉडी की जो स्पीड हो वो लाइट के कंपैरिजन में हो। बेटा अगर बॉडी की स्पीड लाइट के कंपैरिजन में है तो हम कह सकते हैं कि जो मास है हमारा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला है बेटा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अनुसार प्यारे बच्चों जो मास है हमारा वो स्पीड पे डिपेंड करता है। बेटा यहाँ m क्या है, m हमारा मास ऑफ बॉडी है, m नॉट क्या है, रेस्ट मास है, c क्या है, लाइट की स्पीड है, और v क्या है प्यारे बच्चों, इस जिस बॉडी की स्पीड है जो मूव कर रही है किसी स्पीड से। तो बेटा मास हमारा क्या कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। सारी बातों को बोर्ड से प्रॉपर नोट करें।